बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा मानसिक रोग है जो कि जैसे कि आप नाम से आपको इस बात का आभास हो रहा होगा कि इस बीमारी में दो मुख्य तरह के लक्षण होते हैं। इसको हम लोग बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। एक तरह के लक्षण होते हैं जिनको मेनिया कहा जाता है। मेनिया एक ऐसी परिस्थिति है जब व्यक्ति के मूड अब नॉर्मली एलिवेटेड रहने लगता है, मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा असामान्य रूप से खुश रहने लग जाता है। अब ये जो खुशी है, चूँकि असामान्य है इसलिए सामान्य स्तर से ज़्यादा होती है। ऐसी परिस्थिति में वो अपनी क्षमताओं को बढ़ चढ़ कर आंकने लग जाता है। अपने बारे में उसकी राय बदल जाती है और वो सोचता है कि मैं बहुत विशेष व्यक्ति हूँ, मेरी क्षमताएँ बहुत ज़्यादा हैं, मेरी बहुत बड़े लोगों से पहचान है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, या मेरी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि दूसरे लोग उसको पूरी ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उसे लगता है कि मेरे शरीर में अपार ऊर्जा है और व्यक्ति लगातार कुछ न कुछ काम करते रहने की कोशिश करता है और बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं, वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मंदिर जाने लगते हैं और धार्मिक बातें करने लग जाते हैं। कुछ लोगों में और भी तरह की व्यावहारिक गड़बड़ियाँ होने लग जाती हैं, जैसे कि वो बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ बोलने लग जाएंगे, अनजान लोगों से बातें करने लग जाएंगे, पैसे बिना सोचे समझे खर्च करने लग जाएंगे, अनावश्यक चीज़ें खरीदेंगे, अनजान लोगों को भी पैसे दान दे सकते हैं या उनको कुछ खिलाने पिलाने लग जाएंगे और पैसों का दुरुपयोग करने लग जाएंगे। कई लोग ऐसी परिस्थिति में अधिकतम नशे का इस्तेमाल करने लग जाते हैं और जब उनके आसपास के लोग टोकते हैं, उनको मना करते हैं और किसी भी चीज़ के लिए रोकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और कई बार मारपीट करने या नुकसान करने पर भी उतारू हो जाते हैं। अब जैसे कि बीमारी के लक्षणों को सुनकर आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग अक्सर अपने आप को बीमार नहीं मानते। वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते कि उनको कोई मानसिक रोग हुआ है। इसलिए परिवार को कई बार इस बात को समझाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है कि उनको कोई मानसिक रोग है और उनको इलाज में लाने के लिए भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बाइपोलर डिसऑर्डर पुरुषों और महिलाओं में लगभग बराबरी से होने वाली बीमारी है। इसका प्रेवलेंस सोसाइटी में 0.5 to 1.5% होता है और अक्सर ये बीमारी जीवन में कई बार पलटकर आ सकती है। बाइपोलर डिसऑर्डर ज़्यादातर लोगों में युवावस्था में शुरुआत होती है इस बीमारी की, जब वो 18, 20, 25 इस उम्र में होते हैं तो इस बीमारी की शुरुआत होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि इससे कम उम्र में और इससे ज़्यादा उम्र में भी इस बीमारी की शुरुआत हो सकती है। दूसरे तरह के लक्षण जो बाइपोलर में देखने को मिलते हैं वो डिप्रेशन के लक्षण होते हैं कि व्यक्ति कभी कभी लगातार निराश रह सकता है, उदास रह सकता है, उसकी पावर में, क्षमता में कमी आ जाती है, वो थका थका महसूस करता है, ज़्यादातर समय आराम करता है, अपने बारे में निराश हो जाता है और हताशा भरी बातें करता है। भविष्य के बारे में उसका दृष्टिकोण बहुत ही नकारात्मक हो जाता है, बहुत थका महसूस करते हैं और अक्सर उनकी नींद में गड़बड़ी हो जाती है, या तो वो ज़्यादा सोने लग जाते हैं या फिर उनकी नींद कम हो जाती है। इसी तरह खाने की परिस्थिति में भी गड़बड़ी हो जाती है कि कुछ लोग ज़्यादा खाना खाने लग जाते हैं और कुछ लोग खाना खाना कम कर देते हैं, जिससे कि उनका वज़न भी कम होने लग जाता है। अब ये जो मेनिया की और डिप्रेशन की परिस्थिति है, बाइपोलर डिसऑर्डर में ये दोनों ही तरह की परिस्थितियाँ अलग अलग लोगों में आ सकती हैं। कुछ लोगों में कई बार मैनिया के ही सिम्टम बार बार आते हैं, कुछ लोगों में कभी मेनिया होता है, कभी डिप्रेशन होता है, फिर कभी मेनिया होता है। इस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के होने के मुख्य कारण ब्रेन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन हैं। ये देखा जाता है कि ब्रेन में जो जीन्स हैं, अगर वो कुछ ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, या हमें कोई हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस है कि परिवार में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर या कोई मिलता जुलता मानसिक रोग है, तो बाइपोलर होने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग नशे का सेवन करते हैं या फिर ब्रेन में कुछ और तरह की गड़बड़ियां हैं, वो बाइपोलर डिसऑर्डर के होने की संभावना को बढ़ा देती हैं। साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर बाइपोलर डिसऑर्डर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तो नहीं निभाते।
लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव है, स्ट्रेस है, तो बाइपोलर होने की और बीमारी के पलटने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। बाइपोलर डिसऑर्डर की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी मानसिक रोग विशेषज्ञ व्यक्ति को देखे, उससे बात करे और उसकी हिस्ट्री को डिटेल में असेस करे। अक्सर इन्हीं तरीकों से बाइपोलर डिसऑर्डर की पहचान करी जा सकती है। कुछ लोगों में अगर ये अंदेशा हो कि उनके ब्रेन में कोई और गड़बड़ी है, कोई ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी है या कोई और तरह की गड़बड़ी है, तो ब्रेन की जांच कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों में ब्लड इन्वेस्टिगेशन जैसे कि थायराइड की संभावना अगर लग रही हो या कोई और कमी लग रही हो, तो ऐसी जांचें करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज का मुख्य तरीका कुछ विशेष तरह की दवाइयां हैं जिनको कि मूड स्टेबलाइजर्स कहा जाता है। इसमें लिथियम डाइवैल्प्रोएट और कार्बामाज़ेपिन, ऑक्सकार्बामाज़ेपिन जैसी दवाइयां मुख्य भूमिका निभाती हैं। हालांकि कोई अन्य तरह की दवाइयां भी बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करी जाती हैं। जो दवाइयाँ बाइपोलर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करी जाती हैं वो बीमारी के लक्षणों को भी कम करती हैं और आगे बीमारी ना हो इस बात के संभावना में भी सुधार लाती हैं। डिसऑर्डर में दवाइयों के अलावा परिवार की और मरीज की काउंसलिंग से भी काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि इस रोग में कई बार मरीज इस बीमारी को ठीक से नहीं समझ पा रहे होते हैं, तो इसलिए इस बीमारी की सही ढंग से अगर उनको जानकारी हो, बीमारी दोबारा पलट कर ना आए, इसके लिए जीवन शैली में और अपने रोज़मर्रा की परिस्थितियों में बदलाव करने से मदद मिल सकती है। उन चीज़ों के बारे में काउंसलिंग करी जाती है। और नशे से दूर रहना बीमारी के ठीक रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह की चीज़ों के बारे में काउंसलिंग करी जाती है। कई बार लोग बीमारी में झगड़ा कर लेते हैं, असामान्य व्यवहार करते हैं परिवार के सदस्यों या सोसाइटी के दूसरे लोग के साथ, तो इन चीज़ों के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, ताकि वो इस बात को समझ सके कि जो किया गया है वो बीमारी के प्रभाव में किया गया है और उसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। ये देखा जाता है कि जो लोग एक तनाव मुक्त जीवन जीते हैं, वो अपने लाइफ को ऐसे नियंत्रित करते हैं ताकि उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस ना हो, लाइफ रेगुलर हो, उनका खाने का समय ठीक हो, नींद वो पर्याप्त मात्रा में लेते हों, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बदलाव ना आते हों, काम करना एक संयमित और नियमित तरीके से चलता हो, तो ऐसा करने से इस बीमारी के पलटने की संभावनाओं में कमी हो जाती है और व्यक्ति को मदद मिलती है। इसलिए इन चीज़ों को भी पालन किया जाना चाहिए।